जी जनाब, वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं बारान रहमत। आज हमारा पहला प्रोग्राम प्री इफ्तार। आपको बताते चलें कि आपका हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 बजे से लेके दोपहर 4 बजे तक, और उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन यकीनन ये ट्रांसमिशन कंटिन्यू करेगी। इस वक्त आप हमें देख रहे हैं एंटरटेनमेंट पे, क्योंकि आज सियासी सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन फिर इसके बाद बाकायदा तौर पर आप हमें आज न्यूज़ पे और आज एंटरटेनमेंट दोनों चैनल्स पर देखेंगे। इसके अलावा हमारी लाइव कॉल्स आपके लिए ओपन होंगी, आप कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज तो जी शुरुआत है और आज संडे भी था, हमने कहा लेट्स टेक इट स्लो, लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आगा अब्बास साहब भी हमारे लिए बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन्स भी लेके आए। बिकॉज कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि जो टिप्स हमें दी जा रही होती हैं, ख़ास किसी जड़ी बूटी का जिक्र होता है तो हमें पता नहीं होता कि वो एग्जैक्टली दिखती कैसे। तो आगा साहब, आई थिंक यू विल बी ब्रिंगिंग दैट अपने साथ, आप लेके आएंगे। आज आपसे खुसूसी तौर पर बात करनी है कि गर्मी शदीद है और 14 घंटे का रोज़ा है। डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही आसान और सहल चीज़ें बता देता हूँ। ये जो दही होता है, अगर इसमें ककड़ी मिलाकर उसको रख लें और चमचे से थोड़ा थोड़ा अगर सब लोग खा लें तो दिन भर डिहाइड्रेशन का मसला नहीं पेश आएगा। दूसरा एक टिप बता रहा हूँ, जैसे बच्चे खेल कूद में बाहर निकल जाते हैं, बड़े बच्चे जो बालिग हैं उनका रोज़ा होता है, काम से जाते हैं या कुछ और काम के लिए निकलते हैं अपने रोज़े माशियात के लिए, तो देखिए मैं उनके लिए अर्ज़ करूँगा कि जौ का दलिया आप बना लीजिए, उसमें पानी ज़्यादा डालिए और पानी आप अलग उबला हुआ पानी जौ का निकाल लीजिए। अब दलिया खाने से क्या फ़ायदा होता है? एक तो गुड इंजाइम्स स्टमक में पैदा होते हैं जो हमें दिन भर फ़ायदा देते हैं, और उसका जो पानी उबला हुआ आपने निकाला उसमें थोड़ा सा शहद 1 चमचा दे के और 1 गिलास आप बच्चों को या जवानों को पिलाइए। दिन भर डिहाइड्रेट नहीं होगी उनकी बॉडी। और बुज़ुर्गों को बग़ैर शहद के अगर वो पानी, उसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी डाल सकते हैं, ठंडे मशरूब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेपनाह फ़ायदे हैं। दिन भर पानी की कमी आपकी बॉडी में किसी हालत पेश नहीं आ सकती है। अच्छा, जैसे ही इफ्तार होती है वहाँ पर, तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है कि ठंडा ठंडा मशरूब या पानी अपनी तरफ करा होता है, उस वक्त यकायक ठंडा शरबत पीना उसका कोई नुकसान तो नहीं है? और दूसरा, अगर आपके सामने ऑप्शंस हो, दूध वाला शरबत भी है और नॉर्मल शरबत भी है, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी लोगों को? देखिए, पहली चीज़ ज़ाहिर सी बात है, प्यास की शिद्दत से हम पानी की तरफ लपक रहे होते हैं। खजूर से रोज़ा खोलना है आपने, और कोशिश करके बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या ठंडा शरबत इस्तेमाल ना किया जाए, और दूध वाला शरबत यकीनन बेहतर है। इसलिए और थोड़ा सा उसको डाइल्यूट किया हुआ डायरेक्ट दूध का ग्लास पिएंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, क्योंकि दूध खुद इटसेल्फ पूरा कंप्लीट मील है। अगर आप दूध ही पी लेंगे उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें, तो वो बहुत हैवी आपको हो जाएगा। तो दूध जो पी रहे हैं, दूध का शरबत डाइल्यूट किया हुआ हो, उसमें आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, तो उसमें बालंगा ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, या कोई भी शरबत ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम इफ्तार में या सहरी पे, अगर जैसे शुरू में आगा साहब ने कहा था, भाई ने कहा था कि बहुत हैवी हम लोग खाना खा रहे होते हैं या बहुत शौकीन होते हैं, तो उनको वो कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ब्लोटिंग बहुत होने लगती है। अगर किसी को कि बहुत इफ्तारी हैवी करनी है, उन्होंने एक रूटीन बना लेना है पूरे रमज़ान कि उन्होंने थाइम टी पीनी है। थाइम इजीली मिल जाते, चंद पत्तियां डाल के थोड़ा सा कहवा बना के वो खाने के बाद पी लीजिए, तो कभी भी आपको हैवीनेस नहीं होगी। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोगों के लिए कुछ ऑनलाइन सवालात आ गए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, तो लेट्स टेक देम। आगा साहब, सबसे पहले आपके लिए सवाल आया है कि आप क्योंकि सब्जियों का बहुत जिक्र करते हैं, ख़ासतौर पे पालक का जब हम पकौड़ा बना लें या उसको फ्राई कर लें, तो क्या उसमें कोई अफादियत, कोई उसकी पॉजिटिविटी बचती है, या हम सब उसको भून भुना के ख़त्म कर चुके होते हैं? नहीं, उसकी अफादियत फिर भी मौजूद होती है। अल्लाह की जो प्रोडक्ट है जी, उसकी अफादियत किसी हालत में ज़ीरो पे जा नहीं सकती है। कमाल ये है, जो प्रोडक्ट, अच्छा हमने जो प्रोडक्ट बनाई है, इंसानों ने, जो बशर ने जो तख्लीक दे दी, उसकी ज़ीरो से भी नीचे चली जाती है अफादियत। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे पालक है, हाजमा बहुत फास्ट करता है, गैसेस नहीं बनते हैं उससे, और एक अलग से एक्टिविटी बढ़ जाती है, फुर्ती और चुस्ती आती है पालक खाने से। बिल्कुल सही। और पाकिस्तानियों की इस्तकामत का अगर आपने सही प्रूफ देखना है तो आप देखें 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी जैसे ही रोज़ा इफ्तार होगा तो हम चाय की तरफ लपकेंगे, हमें गर्मा गर्म चाय चाहिए। मैं आप ये करना सही है या इससे आप अपना डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो करते हैं या क्या करते हो? जैसे आप देखें ना, मगरिब की नमाज़ पढ़ी नहीं, हर घर से आपको आवाज़ आएगी चाय चाय चाय, तो क्या करें? मैं क्या कहूँ, मेरी खुद पहली आवाज़ यही होती है चाय चढ़ा दो। लेकिन कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, जिनको आदत होती है
है इसलिए कि वो उसके बगैर नहीं रह सकते हैं, सही। तो आपने बकिया चीज़ों से उसको एडजस्ट कर लेते हैं। रोज़ा आप चाय से नहीं खोल रहे हैं तो आप रोज़े के नमाज के फ़ौरन बाद आप चाय पी सकते हैं, 1 या 2 कप भी पी सकते हैं, तो आप पी लीजिए, कोई मज़ाक बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि वो रोज़ा इफ्तार में डायरेक्टली डिनर की तरफ जाएं। अगर साहब चावल रोज़े के बाद अपने डिनर में इस्तेमाल करना सही है, या आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि रोटी खाएं? देखिए, मैं रेकमेंड ये करूँगा कि रोज़ा ख़ुद एक बहुत शिफा देने वाली दवा है, और पूरे रमज़ान मैं अपनी बहन के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पे बात करूँगा। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में लोगों ने अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ट्रीट किया रोज़े से। किसी ने 1 महीने रखे, किसी ने 38 दिन रखे, किसी ने 40 दिन रखे, किसी ने 45 दिन रखे, किसी ने 60 दिन रखे, और बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा दिया। ये गिफ्ट अल्लाह ने जो हमें दिया है। तो अगर रात में रोटी खा लें तो उसमें होता ये है कि सहरी में फिर आप तैयार नहीं होंगे, है ना। सहरी में रोटी खा लें, सुबह के टाइम पे रात को हल्के से चावल खा लीजिए। बहुत से लोग रात का खाना खाते ज़रूर हैं क्योंकि उनको एक आदत होती है, तो रात के टाइम पे थोड़े से चावल तनावुल फरमाइए, तो उससे जल्दी हज़म हो जाते, 2 घंटे 1.5 घंटे में हज़म हो जाते। और आगा साहब, जैसे भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो सीरत नबी की तरफ अगर हम देखते हैं तो हमारे प्यारे आका की सुन्नत भी है कि वो खमीरी रोटी खाया करते हैं, तो उसके और फ़वाइद हैं। खमीरी रोटी सिदरा बहुत तेज़ी से हज़म होती है। अभी भी शुगर के मरीज़, अगर उनको गंदम की, बहुत सारे शुगर के मरीज़ अब जौ की रोटी खा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अगर वो गंदम की रोटी खाना चाहते हैं, हमारे शहर में जगह जगह तंदूर लगे हैं, वहाँ से खमीरी रोटी जो लाल आटे की है वो आप ले लीजिए, 1 रोटी आराम से आप खा सकते हैं। उसको चबा चबा के खाइए, बहुत तेज़ी से 1.5 घंटे 2 घंटे में हज़म हो जाती है, आपकी शुगर भी उससे ज़्यादा हाई नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ एक स्पेसिफिक सवाल आया, मैं यहाँ पर पहले आपसे लूँगी और फिर बल्कि इस पे जवेरिया का एक्सपीरियंस भी लूँगी। वो माएँ जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और यकीनन बच्चों का ख्याल भी करना है, और उनमें से अगर कोई नर्सिंग मदर्स भी हैं, वो अपनी ग़िज़ा का कैसे ख्याल रखें अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है? व्हाट ऑल डू दे नीड टू बी माइंडफुल ऑफ? अच्छा, बिल्कुल, नर्सिंग मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज़रा से तो बच्चे को फीड कराना है उन्होंने। एक तो सहरी उनको बहुत प्रॉपर करनी चाहिए, और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और फिर 14 घंटे का पाकिस्तान में से रोज़ा है तो उसके अलावा दही का इस्तेमाल लाजमी करें, दूध और दही का सहरी के अंदर, और 1 चमचा जो है ज़ीरा और सौंफ ये रूटीन में खाएं, सहरी पे भी खाएं और इफ्तार पे भी। ज़ीरा और सौंफ मिला के रखना। अच्छा, वो दही के अंदर डाल के खा सकती हैं, उसका लस्सी बना के जो है उसमें आप डाल के खा सकते हैं। उससे एक तो उनको प्यास नहीं लगेगी, उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और उनको वीकनेस नहीं होगी। अच्छा, फुल ऑफ फाइबर की है कि जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ बहुत थोड़ी सी रोटी नहीं कि हमारा वेट बढ़ जाएगा, आपने अपने लिए नहीं बच्चे के लिए खाना है। और प्रॉपर अच्छी तरह से मतलब ओट्स खा सकती हैं आप, बहुत सारा एक फ्रूट सैलेड बना के खा सकती हैं, लेकिन रोटी का इस्तेमाल या पराठे का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। गंदम का इस्तेमाल वो आपको एनर्जी देगा और आपको पूरा दिन कमज़ोरी नहीं होने देगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि शेफ़ समिया भी हमारी माशाल्लाह शी हैज़ अटेम्प्टेड टू लर्न मोर अबाउट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, और इन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज हार्वर्ड से कंप्लीट किए। समिया, ये सवाल मैं तुम्हारी तरफ ले आती हूँ। एक बहुत बड़ा लोगों के जहन में कन्फ्यूजन है कि मल्टीविटामिन जो आपको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपको कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, वो सहरी के वक्त लें या इफ्तार के वक्त लें? क्योंकि सहरी के वक्त लेते तो कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि पूरा दिन मल्टीविटामिन की उबकाइयाँ आती रहती हैं, और क्या अगर हम इफ्तार के वक्त लेंगे तो वो बॉडी में सही एब्जॉर्ब होती है या नहीं? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक कि एक लिहाज से आप दोनों किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली आपको अपने पूरे रमज़ान में वी आर नॉट ईटिंग ऑल द टाइम। एक हमारे पास सहरी का टाइम होता है, एक इफ्तार का होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो इफ्तार से सहरी कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ इफ्तार करते हैं फिर सहरी करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो फिर ऑब्वियसली मिडनाइट स्नैकिंग भी करते हैं। अब इसको मिडनाइट स्नैकिंग रमज़ान में नहीं कहना चाहिए, करिए आप ये बातें करके मुझे। हाँ, थोड़ा इसको रमज़ान में मिडनाइट स्नैकिंग नहीं कहते, डोंट वरी। मिडनाइट डील इतनी टेम्पटिंग होती है, हम क्या करें भाई, हमारा थोड़ी फॉल्ट है। तो बेसिकली हमारे जो मल्टीविटामिन्स हैं उसको लेना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास हम लोग एक बैलेंस चार्ट जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोग करते नहीं हैं। एब्सोल्युटली भाई, आपको बताएं कि हमारी रिपोर्ट कार्ड आई थी हमारे यहाँ आज न्यूज़ पे, बल्कि पूरे ही आज के दफ्तर में, BR के दफ्तर में, मैं आपको पता है हमारे सबके टेस्ट हुए कि किसमें कितना कैल्शियम है, कितना विटामिन। माशाल्लाह सभी फेल हैं, सभी फेल होंगे, सब में कोई ना कोई कमी पाई जा रही है। तो प्लीज़ मल्टीविटामिन्स लें। आप क्या कहती हैं, सहरी या इफ्तार?
सहरी पे नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली सहरी का टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इफ्तार के बाद जो है ऐसे कि विटामिन जो है हमेशा खाने के बाद लेनी चाहिए, और कुछ बहुत हैवी होती है तो बर्पिंग होने लगती है। एग्जैक्टली, तो वही वो कि आप बहुत पूरा दिन अजीब उसको सा आप फील आपको, तो फिर इफ्तार के थोड़ी देर बाद आप ले लीजिए, वो बेस्ट टाइम है। बेस्ट टाइम है। Yes. आगा साहब, यू ऑल्सो अग्री कि ये जो भी ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें हैं वो हमें इफ्तार पे लेनी चाहिए? अफ्तार पे लेनी चाहिए बिल्कुल। सही। और रात के टाइम पर, सहरी के टाइम पे जब आप सहरी के लिए उठे हैं तो एक 7 दाने कलौंजी के, सही। 7 दाने कलौंजी के, क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी में जितने भी अनासिर, जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं वो सब कलौंजी में पाए जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि इसीलिए मौला रसूल खुदा ने, मेरे मौला ने फरमाया कि कलौंजी में सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज मौजूद है। 7 दाने, गर्मी शदीद है तो 7 दाने, गर्मी अगर दरमियानी है तो 14 दाने, वरना आप 21 दाने सर्द मौसम में आप ऐसे फाँक कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी फाँक कर उसको सिर्फ चबा लें। पानी भी ना पिएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ज़बान पर उसका ऑयल आपके मौजूद रहेगा जो आपको फ़ायदा देता रहेगा। आई थिंक व्हाट इज़ ये ज़बरदस्त टिप है, और हमारे घर में छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब इसको आजमाते हैं। बल्कि मेरी नीस अगर ये शो देख रही हो, आयु फ़ौरन सुबह सुबह सबको याद कराती है ब्लैक सीड्स खानी है सारों ने। तो जी हाँ, बिल्कुल 7 दाने कलौंजी आप ज़रूर खाएँ। जवेरिया, आपका क्या एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह आपकी भी एक छोटी सी बेटी है, तो दोनों रमज़ान और पिछले रमज़ान और इस रमज़ान कुछ ख़ास सिचुएशन से गुजरे, मुश्किलें हुई? जी, पहला वाला रमज़ान तो मैं नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ वो 10 डेज़ पहले ही पैदा हुई थी रमज़ान से। सो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा केयर करनी थी, उसकी भी और अपनी भी। लेकिन पिछला रमज़ान चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस हवाले से अच्छा गुजरा, लेकिन अपनी डाइट का बहुत मैंने ख्याल रखा। साथ में चूँकि वो थोड़ा सा फूड पर भी आ गई थी, नर्सिंग के अलावा भी, तो उसका मैंने इस लिहाज से ख्याल रखा कि मेरा रोज़ा हो तो मेरे साथ साथ उसका रोज़ा ना हो जाए। यूजुअली ये होता है, अभी शब बारात का टाइम जो गुजरा और जो बड़ा दिन था तो उसमें रोज़ा तो काफ़ी हमारे सर्कल में ऐसा हुआ, ख़ुद भूखे रहे, बच्चों को पूरा दिन कुछ नहीं उन्होंने दिया। तो फैमिली में या 1-2 और जानने वालों में जब बात हुई तो फिर मैंने उससे ये चीज़ सीखी कि हम अपना रोज़ा रखें, लेकिन बच्चों को हम टाइम टू टाइम जो है वो उनके मील्स और उनके जो भी डिवाइडेड पोर्शंस हैं डे के, वो हम उनको देते रहें। और अगेन एक बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात लगती है, लेकिन बच्चे की जितनी मुट्ठी है सिर्फ उतना उसका स्टमक है। तो जाहिर सी बात है, जितनी जल्दी ये भर जाता है उतना ही जल्दी आपको उसको दोबारा फिर रिफिल भी करना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और एक नए पैनल मेहमानों के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें, आपका मेरा साथ पूरे रमज़ान रहेगा 1 बजे दोपहर से लेके दोपहर 4 बजे तक, और इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स के साथ आप और हम होंगे, और आपके सवालात भी लेते रहेंगे, आप कॉल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपका मेहमानों से तारुफ़ कराती हूँ। हमारा एक सेगमेंट हुआ करेगा इस्लाम और साइंस। तो बहुत सारी वो चीज़ें जो हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने हमें सिखाई हैं, हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ हैं, उसको आज की जो साइंसी रिसर्च है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो उसकी मज़ीद अफादियत, उसकी मज़ीद टिप्स नज़र आती हैं। और वाकई हमारी अकल दंग रह जाती है कि 1400 साल पहले जब आज जैसी तहकीक, आज जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तब भी इन चीज़ों की तलकीन करना तो यकीनन ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, और इस पे हमारा ईमान और मजबूत हो जाता है। तो इस सेगमेंट को हमारे साथ किया करेंगे डॉक्टर वजाहत। यू नो हिम एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, अ साइकेट्रिस्ट, मुख्तलिफ सोशल मौज़ूआत पे भी हमारे साथ होते हैं, बट दिस इज़ एन एरिया ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू हिम। तो वजाहत हमारे साथ होंगे। अस्सलाम वालेकुम वजाहत, रमज़ान मुबारक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ हमेशा की तरह असद भी मौजूद हैं, खूबसूरत आवाज़, और यकीनन आपकी जो फरमाइशें हैं उनको भी लेकर चलते रहेंगे। थैंक यू सो मच असद, एंड रमज़ान मुबारक टू यू एज़ वेल। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, ये वाला जो घंटा हुआ करेगा ये शुरू होगा हमारे ख़ास सेगमेंट हय्या अलल फलाह के साथ, यानी आओ फलाह के रास्ते पर। हम अक्सर जब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगते हैं, लेकिन क्या ही ये बात हो कि अगर इस ज़िंदगी में हमें ये मौका मिल जाएगा कि हम कोई ऐसे कार्य खैर कर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें दुआएं दें, और वो एक तरह से हमारे लिए सदका जारिया या एक दुआओं का सिलसिला हमारे इस दुनिया के चैप्टर क्लोज़ होने के बाद भी चलता रहे। ऐसे बहुत सारे इदारे, ऐसे बहुत सारे अफराद जो आपको और मुझे फ़लाह की तरफ आने की दावत देते हैं, हमारे इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान बनेंगे। और आज हम बाकायदा पहली रमज़ान को शुरुआत कर रहे हैं इस सेगमेंट की। हमारे बहुत ही प्यारे JDC से हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र भाई। हम जानते हैं कि JDC का काम इस वक्त माशाल्लाह पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और यानी आपकी अगर इस्तात ना भी हो,
और आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो बग़ैर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए मदद आप तक पहुंचती है। हमने देखा कि कोविड के दौरान जब लोगों के लिए शायद अशिया खुर्दनोश की उनके पास रसाई नहीं थी तो एक रिकॉर्ड सिलसिला चला और इनके इसी खूबसूरत काम को सराहते हुए इस दफ़ा हमने देखा कि 23 मार्च की खुसूसी पाकिस्तान परेड में, जिसमें हम देखते हैं कि OIC के तमाम ममालिक के वफूद भी शामिल थे, प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लोजर में ज़फ़र भाई JDC की नुमाइंदगी कर रहे थे, हम सब की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो लेट्स वेलकम हिम टू द शो एज़ वेल। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई वक्त निकालने के लिए। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमें बताइए, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जी हई अलल फलाह, जो लोग इन फलाही कामों में आपका साथ देना चाहते हैं, आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, वो आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं? और थोड़ा ये भी बताइएगा कि इस रमज़ान, क्योंकि हर दफ़ा जब आपसे एक बैठक लगती है तो पता चलता है मज़ीद वसीतर होता जा रहा है दायरा। देखें, अब सबसे पहली चीज़ ये कि हमसे भी रब्ता करने से पहले कोई भी शख्स अगर इस रमज़ान चाहता है कि उसके अल्लाह ताला उसको रहमतें और बरकतें दे तो अपने सगे रिश्तेदारों को ज़रूर देख लें। और क्योंकि जिस तरह से हालात महंगाई की तरफ आए हैं और बर्बादी की तरफ आए हैं तो यकीन जाने, मुझे नहीं मालूम लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हज़ारों लाखों ख़ानदान ऐसे होंगे जिन्होंने बगैर कुछ खाए सहरी के। देने वाला हाथ लेने वाला हाथ बन गया ना इस वक्त, और यकायक हुआ है। ऐसा ही हुआ है। देखें, बहुत सारे लोगों ने जानबूझ के अपने फैमिली, अपने बच्चों को सहरी के टाइम पे नहीं उठाया होगा ताकि उनको बाद में बोल देंगे कि टाइम निकल गया, अब रोज़ा रख लो। क्यों? उनके पास है ही नहीं वसाइल। कहाँ से एक वक्त के सहरी के पैसे लाएंगे? लोगों के यहाँ अफ्तारी का जो हालात चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, कि वो जो हम चीज़ें देखा करते थे एक दौर में कि एक दूसरे के घरों में अफ्तारी सर्व की जा रही है, ट्रे सजा के उसके ऊपर दुपट्टा रखा जा रहा है और दे रहे हैं एक घर से दूसरे घर, और वो सब कॉन्सेप्ट्स ही ख़त्म हो गए। लेकिन हम देखेंगे कि हमेशा की तरह जो रवायत है, कराची के इलाके नुमाइश में एक अजीम व शान एहतमाम हम तो दंग रह गए। आज सुबह हम समझ रहे थे कि कोई 5-10 हज़ार लोगों का क्राउड होगा। पहली रमज़ान है, लोग अपने घरों पे सहरी करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अरेंजमेंट किया था तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों का। 20 से 25 हज़ार लोग। मज़ार क़ायद वाली जो चौरंगी है वहाँ तक सिर्फ सर ही सर थे। और मैंने कल आज सुबह एक वीडियो भी वहाँ पे खड़े होकर बनाई। वो एक शख्स ने अपना ठेला खड़ा किया हुआ था कई हज़ार मोटरसाइकिलों के बीच में, वो गंडेरी वाला था, उसका ठेला खुला हुआ खड़ा है, तराजू कैश भी उसका पड़ा हुआ है, और वो शख्स नहीं है। मतलब कोई अरब कंट्री नहीं है कि आपकी सोने की दुकान खुली हुई है और आप गायब हैं, आप गए हुए हैं, नमाज़ पढ़ने गए हैं। तो मैंने लोगों को दिखाया कि बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि यार आप गरीबों को अच्छा खाना खिला के इनकी आदत ख़राब कर रहे हो, और अगर इनके पास नहीं है तो क्यों खाएंगे अच्छा जो है उसी के अंदर। भाई अगर रमज़ान के दिनों में कोई शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए वो डिश किसी एक ऐसी फैमिली को खिला दे जिसने ज़िंदगी भर खाई नहीं, सिर्फ बोर्डों पे देखी, या उसके बच्चों ने ज़िंदगी भर नहीं खाई और आगे भी नहीं खा सकते। हमें तो देखें सुन्नत नबी है और हदीस पाक से यही तलकीन मिलती है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान नहीं, आप हमारे पेज पे आके तनकीद पढ़ लें लोगों की। मतलब लोगों को इस पर भी एतराज़ है कि आप इन लोगों को डिस्पोजेबल कप में चाय क्यों दे रहे हो। मतलब ज़्यादती का लेवल देखें आप, इन लोगों से क्या मतलब है। मतलब लोग बहुत अजीब तनकीद करते हैं। तो मैंने उस पर दिखाया वीडियो पे, मैंने कहा देखो भाई ये खड़ा है ठेला, इसका मालिक नहीं है यहाँ और ओपन पड़ा हुआ है इसका सब कुछ। और दूसरा मैंने दिखाया मोटरसाइकिलें, मैंने कहा ये 10,000 मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, मर्सिडीज़ कार नहीं है। अगर जो लोग बेचारे अपनी बीवी बच्चों को इन बाइकों में बैठा के 30-30 किलोमीटर दूर से आए, इसका मतलब वो नहीं जा सकते किसी रेस्टोरेंट में, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। भाई एक रेस्टोरेंट में जाए, एक मंदी का थाल देना, अच्छा भाई 5,500 का मंदी का थाल, कोल्ड ड्रिंक, रायता, सलाद और टैक्स 9,000 रुपये पे कर दें। अब 9,000 रुपये का खाना वो एक दिन खाएगा, क्या पूरे महीने वो फाका करेगा घर में? तो अगर वही ये अमीर आदमी है, अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, अगर इन्होंने एक दिन अपने मुसलमान भाइयों को वही डिश उसी अंदाज में खिला दी कि अगर आप फॉइल फाड़ेंगे तो धुआं निकलेगा, इधर प्याज की चटनी, इधर टमाटर की चटनी, बाहर कोल्ड ड्रिंक के 4 कैन रखे। और मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि गरीब के बच्चे ने ज़िंदगी भर वो नशा देखा ही नहीं कि जब आप कोल्ड ड्रिंक का कैन खोलते हैं तो जो आवाज़ आती है वो अपने हाथ से खोल ले, एक बार एक महरूमी दूर हो जाएगी, उसका वो बेचारा दिल से दुआ दे देगा आपको। उस पर भी बजे दें कि बोतल वही वाली लाओ जिसका ढक्कन खोलें तो ऊपर जंग लगा होना चाहिए। अब भाई ये एक मेरे ख्याल में बड़ी तकलीफ़देह हकीकतें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसमें यकीनन हर शख्स दंग भी है कि होने क्या वाला है। यही जो फ़र्क है अमीर और गरीब का शायद हमारे तसादुम की वजह बनती है। असद, आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें लोगों का ख्याल है कि हर शख्स जो जद्दोजहद कर रहा है वो एक आम पाकिस्तानी के लिए कर रहा है। बहैसियत एक पाकिस्तानी के आप इन तमाम स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और आपका बहुत शुक्रिया, आज न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, और रमज़ान मुबारक की इन सातों में आपने मुझे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ट्रांसमिशन में आज से लेकर चांद रात तक जितने लोग शामिल होंगे सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सिद्रा साहिबा, देखें जो सियासी हालात हैं, ज़ाहिर सी बात है बहैसियत आवाम पर असरात तो आते हैं, और
लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लोगों को ये फ़िक्र है कि माशरती सूरत हाल में ये सियासतदान अपनी तमाम तर मामलात में एक दूसरे के लिए तो लगे हुए हैं, अपनी सीट को बचाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अवाम ये सोच रही कि हमारा पुरसान हाल कौन है। हम बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि नया पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन ये बात भी ठीक है कि फ़र्द वाहिद कोई नया पाकिस्तान तामीर नहीं कर सकता। एक बाप की भी औलादें जो होती हैं ना, वो एक घर में भी अगर उसका होल्ड एक औलाद इधर जा रही हो एक औलाद उधर जा रही हो तो वो काशाना भी बिखर जाता है। तो ये तो फिर मुल्क है, लेकिन मजमूई सूरत हाल से आवाम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखें ना, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ 1000 रुपये की, 1000 रुपये वाली चीज़ 5000 रुपये में। जिस तरह ज़फ़र भाई माशाल्लाह से खिदमतें कर रहे हैं, खिदमत इंसानियत कर रहे हैं, मैं माशाल्लाह JDC के कामों को, इनके प्रोग्राम्स में, चाहे वो मजहबी हवाले से हों, चाहे माशी हवाले से लोगों की खिदमत हो, उसमें हमेशा साथ देते हैं। लेकिन ये काम हुक्मरानों के हैं जो ज़फ़र भाई जैसे लोग कर रहे हैं। ये पूरा साल सहरियाँ करवाना, ये लोगों को बिला तफरीक आप रंगो नस्ल मज़हब से, उनकी ज़ात से बालातर होकर उनकी मदद करना, ये रियासत का काम है कि जिम्मेदारी। अच्छा असद, क्योंकि आपने रियासत का जिक्र किया और अभी आज के प्रोग्राम की शुरुआत से पहले ही हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है नेशनल असम्बली में। वैसे तो देखा जा रहा था कि शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होगी और उसका नतीजा निकलेगा, लेकिन उसको सरासर मुस्तरद कर दिया गया डिप्टी स्पीकर की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उसामा खिलजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा, रमज़ान मुबारक आपको। लेकिन ये रमज़ान का जो पहला दिन है वो ऐसा लगता है हुकूमत के लिए तो रिलीफ लेके आया, लेकिन अपोजिशन जमातें जो इत्तेहाद जोड़कर बैठी थी, जो अपना ही एक स्ट्रैटेजी बना रही थी, उनके लिए सूरत हाल काफ़ी अजीब सी हो गई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त अगर हम टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखें तो दो राय चल रही है। लोगों का कहना यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद करना सरासर गैर आइनी है, जबकि हुकूमत ये समझती है कि उसने कानून की पासदारी करते हुए एक रास्ता निकाल लिया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया सरदार साहिबा, और आपको भी रमज़ान मुबारक। थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ। देखिए, इसमें आपने दुरुस्त फरमाया, हर मिनट जो है हमें एक नया कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है और काफ़ी कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो खुसूसी चीज़ है वो यही है कि आइन की बालादस्ती रहे। और उसमें हम देखते हैं कि जब आइन कहता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसमें पॉसिबल है, तो उसको मुस्तरद करना और पूरी ऑपोजिशन को गद्दार कहना और कहना कि आप स्टेट से लॉयल नहीं है, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। अगर सबूत ना हो तो फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी क्या करती है, क्योंकि उसी तरफ ये भी जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब फिर हम ये भी देखते हैं कि आइन ये भी कहता है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन या रेजोल्यूशन सबमिट हो चुकी है तो फिर वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकती। सही। लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि अच्छा जी, लेकिन स्पीकर ने तो उस रेजोल्यूशन को ही रिजेक्ट कर दिया है। तो काफी कंफ्यूजिंग मामला है। ये अनप्रेसिडेंटेड मामला है। लेकिन इसमें एक जो हमारे पास इतलात मौजूद हैं कि अपोजिशन के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी अदम एतमाद की मूवमेंट में तो उन्होंने स्पीकर का नाम भी किया कि उस पर भी हमें एतमाद नहीं है। क्या ऐसी सूरत हाल में स्पीकर मुस्तरद कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन को? जी बिल्कुल, आइन के मुताबिक ये मुमकिन है। तभी जो है डिप्टी स्पीकर ने प्रिजाइड किया सेशन में, और डिप्टी स्पीकर ने फिर जो स्पीकर ने कहना था वो कह दिया आगे कि हम इसको रिजेक्ट कर दें। सही। लेकिन मेरे ख्याल से सारे जो कानूनी माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है। और जो डेप्टी अटॉर्नी जनरल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इतला लिया है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया और कहा है कि ये आइन के खिलाफ है और मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। ये क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पूरे मुल्क में है उससे हम कट कर भी नहीं रह सकते, तो हमने सोचा कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा तज्जिया लिया है। मिनट पर मिनट सूरत हाल बदल रही है, इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा रहा है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन की तरफ से अटॉर्नी जनरल के भी रिज़ाइन करने की इतलात आ रही हैं। वक्तन फ़वक्तन जैसे तब्दीली होती है वो आप हमारे आज न्यूज़ पे देख सकते हैं। बट ब्रिंगिंग इट बैक टू द
टू दिस गेस्ट ओवर हियर। वजाहत आप क्या समझते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा कि गद्दारी का या दूसरे के लॉयल ना होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और ये बात मेरे ख़्याल में पूरी इस्लामी तारीख़ में अगर देखी जाए तो हमें इसके असरात, इसकी बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कि घर का बेदी लंका डाए। मीर ज़ादिक का भी यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है, मीर जाफ़र का भी ज़िक्र हो रहा है, और इस्लाम भी हमेशा से फेस करता आया है बैरूनी साजिशों को। आज के दिनों में भी लगता है कि रेलेवेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं? आज 2022 में मुस्लिम उम्मा को भी ऐसे मसाइल दरपेश हैं। बेसिकली हमारे अंदर प्रॉब्लम हमेशा यही रही है कि हम अपनी मजबूती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम खुद क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके से हम दूसरे पे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो इन्फ्लुएंसिंग पावर से सामने वाला बहुत डरता है, शुरू से डरता रहा है, और वो उसी वजह से हमें तोड़ने के प्लानिंग्स करता रहता है। अब चूँकि सम हाउ पाकिस्तान या आलम इस्लाम में ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं कि यहाँ पे खाने पीने की भी वादे पड़ गए। हमारा जो एक तबका है वो बेचारा बिल्कुल एक मोज़लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, जो एक पिरामिड की तरह डायग्राम है, उसमें सबसे नीचे ये दिया गया है कि अगर आप खाना पीना नहीं कर सकेंगे तो आपके अंदर क्राइम पैदा होता है और आपके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, इंतशार पैदा होता है। अब तो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वजाहत कि हमारी एक बहुत बड़ी कसीर आबादी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हो रही है। यानी मेरा एक इत्तेफाक हुआ अभी ज़फ़र भाई, एक हम कराची अवार्ड्स में बात कर रहे थे, वहाँ पे कराची फ़ुटबॉल क्लब आया, उन्होंने कहा जी पहला राउंड होता है तो हम देखते हैं कि क्योंकि उनकी एक इंक्लूसिव अप्रोच है जो बहुत ज़्यादा हमारे बेहतर इलाके, अमीर इलाके शहर के समझे जाते हैं, वहाँ से बच्चों को वो दूसरे इलाके के बच्चों के साथ मैच करवाते हैं। कहते हैं पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, ज़बरदस्त बच्चा परफॉर्म कर रहा है लियारी का या किसी भी ऐसे अंडर सर्व्ड एरिया का, लेकिन फिर यकायक वो मुकाबला नहीं कर पाता और पता चलता है उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स ही पूरी नहीं है। यानी अगर वो खाएगा नहीं, उसमें ताकत नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी सलाहियत, अपने स्किल के बलबूते पे कब तक लड़ाई करेगा। देखिए अभी एशियन चैम्पियनशिप बॉक्सर जो था वो हमारे ऑफिस आया, उसने दिखाया जी मैं भी पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ और मैं एशियन चैम्पियनशिप जीत के आया हूँ और ये मैंने 100 लोगों से चंदा करके अपना टिकट किया है। सही। तो अगर वो 100 लोगों से चंदा करके टिकट नहीं करता तो वो अपने मोहल्ले में ही पड़ा रहता, वो जो मजदूरी करता है वो करता रहता और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाकर, और उसने बताया मैंने अफगानिस्तान को हराया और किस किस मुल्क को हराया। अब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है, उसका नाम आ गया, कह रहा है वीज़े के लिए नाम आ गया, सब कुछ आ गया अप्रूवल अमेरिका में, फिर चंदा करना। तो मैं उसको फिर लेकर गया, एक साहब से मिलवाया। तो बात ये अगर उसके पास इतने ही पैसे नहीं है बेचारे के पास कि वो कैसे ना उसको कोई ओन कर रहा है, यानी वो तो ट्रेनिंग करे, वो अपने स्किल पे तवज्जो दे, या वो ये सोचे कि यार पैसे चंदा करने हैं और मुझे कहीं जाना है। खाना तो किसी लिस्ट में ही नहीं, खाना तो ये कि भाई हाँ जिंदा है ना, ये चल रहा है। एग्जैक्टली। और हमारे बहुत सारे एथलीट्स आपको ये शिकवा करते हुए नजर आएंगे ओलंपिक से पहले, बड़ी बड़ी चैंपियनशिप से पहले, कि स्टेट के वो इदारे, फेडरेशन, अथॉरिटीज़, एसोसिएशंस जिन्होंने उनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है वही नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, ये तकलीफ़देह हकीकतें हैं, लेकिन फिर ज़फ़र भाई जैसे लोग मौजूद हैं, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं और यकीनन हमारा ये सिलसिला एक दूसरे के साथ एहसास और रवादारी से चल रहा है आगे। हुकूमत को इट रियली नीड्स टू स्टेप अप इट्स गेम। अच्छा जी, मैं एक जल्दी से रुख करती हूँ हमारे किचन का और ज़रा देखें कि वहाँ पे मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट तैयारी है। आई कुड हेयर, मुझे ये बताएं, आप सौते कर रही थी ना उस वक्त चिकन, और दैट इज़ ऑल डन, और उसके बाद इसमें अब क्या क्या डला है? ओके, सबसे पहला जिस तरह आपने कहा था कि यहाँ पे चिकन सौते हो रही थी, तो चिकन सौते कर रही है मैंने यहाँ पे, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रा नोट करने की ज़रूरी है। ओके। एक तो पहले ये कि उसके अंदर मैंने सौते करते वक्त हल्का सा सिर्फ ब्लैक पेपर डाला था, सॉल्ट नहीं डाला था, क्योंकि सॉल्ट जब हम डालते हैं तो चिकन स्वेट करती है, उसके अंदर वैसे ही जब वो सॉल्ट से होती है तो पानी अपना लूज़ करती है, उसके बाद फिर वो मज़ीद और लूज़ करके बहुत ड्राई हो जाती है। ओके। और आई नो कि हम लोग पूरा दिन रोज़ा रखे हुए होते हैं, हमें ड्राई फूड खाना कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, राइट? और ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, बिकॉज अगर आप चिकन को सौते करते हुए उसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे तो वो जैसे हम कहते हैं ना रबड़ बन गई, ये बहुत ड्राई हो गई, वो नहीं एंड में डालें, क्विक मिक्स करें एंड देन जस्ट टेक इट आउट। ओके, तो दूसरी चीज़ सौते किया और अभी राइट नाउ आई सी इसके अंदर क्या मेयोनीज डाली है आपने? मेयोनीज़ भी है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर क्रीम भी डाल सकते हैं। ओके। और साथ में हमने इसके अंदर चीज़ डाली है, यू नो सम फॉर्म ऑफ डेयरी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बिल्कुल सही है। तो इसकी फिलिंग तैयार है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ब्रेड इज़ गेटिंग रेडी। इसको डीप फ्राई करोगी, शैलो फ्राई करोगी? मैं शैलो फ्राई करूँगी, क्योंकि मुझे हमें हल्का सा प्रेफरेंस ये होती है कि भाई थोड़ा सा ऑयल जितना कम इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे डाल रहे हैं हम चीज़ और मेयो, और वहाँ पे तेल कम डालेंगे। आरज़ू है और अल्लाह ताला सबका बुलावा करे और सबके लिए ऐसी वसाइल पैदा करे कि वाकई ये नज़ारा हमारी गुनाहगार आंखें भी देखें। परसों ये खुशखबरी आई कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई, तो और बहुत सारे दोस्त मदीना मुनव्वरा में थे,
तो बस दिल यही चाह रहा था कि उड़ के पहुंच नजरें जाएं। हो गुम्बद खजरा पर बेशक। और हाथों में हो खजूर मदीने की। सुभान तो क्या ही बात है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब फरमाए। बेशक। और आपकी बात वही कि इस वक्त तो दिल तो वही है ना, हमें लगता है कि बस असबाब बने और हम पहुंच अल्लाहुम्मा जाएं। आमीन, अल्लाहुम्मा मुझे ये बताएं वजाहत के एक सवाल आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, बिकॉज यू ऑलवेज टॉक अबाउट द इम्पैक्ट। हम अक्सर इस बात को डिस्काउंट करते हैं कि इमोशन के साथ रहने में मिसाल के तौर पे अगर डर है, खौफ है, गुस्सा है, हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और आज क्योंकि हमारा सेगमेंट भी इस्लाम और साइंस के हवाले से, मुझे बताएं कि एक शख्स अगर लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए डिफेंसिव पे रहे, कि उसको हर वक्त अपनी सफाइयाँ देनी पड़े, जैसे हम लोगों को भी, सियासतदानों को भी देख रहे होते हैं ना कि जी बताएं इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, असर क्या पड़ता है आपकी जहनी सेहत पे, आपकी जिस्मानी सेहत पे इसका? देखो हमें अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंस्टिंक्ट रखी है कि हमें कोई थ्रेट मिलता है तो हमें उसके लिए डिफेंसिव सिस्टम है, जो कि ब्रेन में एक जगह है एमिगडाला, एक छोटा सा ऑर्गन है, वो इसको रिएक्ट करवाता है कि आया अब मुझे एक धमकी मिली है या मुझे कुछ हुआ है तो मैं डिफेंसिव कैसे बनूं, या मैं हाथापाई करूं, हाथों से करूं, ज़बान का इस्तेमाल करूं, या चीज़ें फेंक के मारूं। ये सिस्टम महदूद होता है और फिर फ़ौरन ही अल्लाह ताला ने ब्रेन का जो फ्रंट का हिस्सा है, जिसको कहते हैं सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेन का जो फ्रंटल हिस्सा है, वो डिसीजन देता है कि तुमने इसके मुताबिक क्या करना चाहिए, तुमने मारना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, या बहुत सारे फैसले। अब ये एक महदूद टाइम के लिए अगर आता है तो आपकी ज़िंदगी बड़ा इन्जॉय करते हैं, आपको जाहिर सी बात है हर वक्त भी ख़तरात नहीं आते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप बगैर ख़तरे के जी रहे होते। तो वो चीज़ आई, आपने उसको फ़ैसला किया और आप उस फैसले के बाद एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी तरक्की की दर्जात में, क्योंकि आप ग्रूम हो जाते हैं। आपने एक चीज़ को हैंडल किया, आपने जब हैंडल किया तो आपके अंदर वो चीज़ बेहतर हो गई। अच्छा, एज एन एक्सपर्ट, एज अ मेंटल वेलबीइंग प्रैक्टिशनर, मुझे ये बताएं वजाहत कि आप अक्सर हम देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी मुझे तो लड़ने के लिए पैदा किया, मैं बहुत मजबूत आसाब का हूँ, एक नई कई मुश्किलें और अभी माइंड गेम चल रही है और मैं इससे डरता नहीं हूँ, इससे घबराता नहीं हूँ। आपकी क्या असेसमेंट है? ये कह के वीक लगते हैं वो। बेसिकली जो आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, जो आप ज़बान से बोल रहे होते हैं, वो आपके दिमाग में चल रहा होता है। बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, तो आपको क्या ज़रूरत है बताने की, आप हीरो हैं तो हैं। इसी तरह अगर आप बार बार कहते हैं कि मैं डरता किसी से नहीं हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, तो उस तक आप घबराए हुए होते हैं। ये एक ये आपकी सेल्फ काउंसलिंग चल रही होती है। हाँ, ये एक सब कॉन्शियस आपको कहता है कि तुम घबराए हुए हो, कॉन्शियस कहता है कि नहीं नहीं कंट्रोल करो अपने आप को। और वो चीज़ आपको सामने कैमरा मिल जाए, माइक मिल जाए, तो बोलने में देर भी नहीं लगती। हमेशा मैं सियासतदानों को देख भी रहा होता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतनी बात करते ही क्यों हैं। जितना अमल में ताकत है, जितनी खामोशी में ताकत है, वो खामोशी की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। अच्छा, अब अगर इसी को लिंक करें हम अपने ईमान के साथ, कई लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम का सबसे बड़ा जो एज अ मुसलमान हमारा हथियार है वो हमारा सब्र है, हमारा शुक्र है और अल्लाह ताला पे हमारा ईमान है। कि हमें लगता है कि अगर बज़ाहिर चीज़ें हमारे अगेंस्ट भी हैं तो हम अल्लाह पे तवक्ल करते हैं और हमें लगता है कि दस्ते गैब से मदद हो जाएगी। ये हमारे लिए कितनी बड़ी ताकत है आपकी स्टडीज़ में, साइकोलॉजी में? बिल्कुल यही सिनेरियो हम अपने पेशेंट्स को भी तो देते हैं ना, जब वो उनके घर में कोई बड़ा लॉस होता है, कैंसर हो जाते हैं या डिप्रेशन, तो हम उनको एक लेवल पे आके कहते हैं कि जो हुआ बेहतर हुआ। ये एक कोपिंग स्ट्रेटजी है जो ऑक्सफोर्ड की बुक में है कि कोपिंग स्ट्रेटजी में इंग्लिश में है पॉजिटिव रीअप्रेजल फ्रॉम गॉड या फ्रॉम अल्लाह, कि जो हुआ उसको आप रो रहा के थोड़ा सा फिर आप उसमें से खुद से एक बात सोचते हैं कि यार जो हुआ बेहतर हुआ, हो सकता है इसमें कोई बेहतरी थी। हमारे यहाँ ये बड़ा आम जुमला कहा जाता है कि इसमें कुछ बेहतरी होगी। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आप राह फरारी कर लेते हैं, लेकिन गोरों में ये चीज़ नहीं है कि वो ये मानते नहीं कि क्यों हुआ, अल्लाह को कैसे मंजूर था, ये सब आपका फॉल्ट था। देखिए बुक्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई हार मानता है, जाहिर सी बात है, एक ग्रीफ प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो आवाज़ लगाता है नहीं ये हो ही नहीं सकता, फिर वो एंगर, बार्गेन और फिर एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस में आप ये ज़रूर सोचें कि यार जो हुआ बेहतर हुआ और हमसे बढ़ के कोई ताकत है। कंटिन्यूली, यानी अगर आपके पास होप भी ना हो, ज़फ़र भाई आप जिन तबकात के साथ काम करते हैं, बड़ा क्लोजली जिन नौजवानों के साथ इंटरेक्शन होती है, उसके सामने एक मुश्किल थोड़ी है कि वो कहे कि अच्छी जी मैं हिम्मत जुटा लेता हूँ, मैं ये कर लूँगा। जैसे हमने कहा कि मुश्किल पे मुश्किल पे मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में आप जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके अंदर क्या है? गम है, गुस्सा है, ईमान है? वो अभी भी एक बेहतर कल की उम्मीद लगाए हुए हैं या नाउमीदी छाई हुई है? देखिए, मैं अभी जब वो एक मीडिया से रिलेटेड आदमी था, उसने अब से कुछ महीनों पहले ख़ुदकुशी कर ली, तो मैं उसके घर गया। जब मैं उसके घर गया तो जो मैंने पहला मंजर देखा वो दहला देने के लिए काफ़ी है। अब उसमें मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, उसके पास कोई उम्मीद नहीं थी,
उसके पास कुछ भी नहीं था। क्या देखा मैंने मंजर के, उसके 6 बच्चे हैं, जिसमें 3 बगैर शर्ट के और 3 बगैर किसी कंबल लिहाफ के सर्दी में ज़मीन पे सो रहे हैं, और सामने छत के ऊपर पंखे में उसका बाप लटक रहा है। मोहल्ले वालों ने वो फंदा काटा, बच्चे अभी भी स्टिल सो रहे हैं, बीवी कोमे में, और उसकी बॉडी ले गए। अच्छा, जो शख्स चला गया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने अपने 6 इतने फूल से बच्चों को उनका सोचा ही नहीं, इतनी प्यारी प्यारी बेटियां उसकी, बेटे और बीवी कोमे में, हुआ क्या? तो फिर मैंने मालूमात की उसकी फैमिली से। मैंने कहा सही है, जो भी रिश्तेदार वगैरह पहुँचे उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा देखें बेरोज़गारी, रोज़गारी नहीं है। जब कभी फारिग हुए थे किसी चैनल से, उसके बाद से कहीं रोज़गारी नहीं मिला। ठीक है, क्या करता? पढ़ा लिखा मास्टर्स लड़का था, किसी से ने रक्षा दे दिया पुराना, अब वो रक्षा चला रहा था जैसे तैसे। बड़ी मुश्किल होती है। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया, मैं एक रोड पे खड़ा था, एक रक्षे वाला ने ब्रेक लगाया, लेकिन उन्होंने पूरा मुंह ऐसे कर लिया। मैंने कहा ये कैसे रक्षा चलाएगा? जब मैं थोड़ा आगे गया, मुझे याद आया इसने तो मेरे साथ पढ़ा है भाई। तो जहाँ नौबत ये आ गई हो मास्टर्स लड़के रक्षे चला रहे हों, तो वहाँ पर उस शख्स के साथ प्रॉब्लम काम क्रिएट हुई कि वो मुख्तलिफ दस्तरखानों से खाना तो ला रहा था। अच्छा, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारा एक तबका है, बहुत बड़ा तबका है जो कहता है जी भूखे को रोटी मत दो, आप इनको हुनर सिखा दो। हाँ, मैं इतना परेशान हूँ कि 15 रुपए की रोटी है, मैं उसको 15 रुपए में कौन सा हुनर सिखाऊं? नहीं, और दूसरा ये कि इस वक्त अगर मुझे भूख लगी है तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड है कि आप मुझे कह रहे हो कि सिलाई सीख लो और चले। अच्छा, एक और चीज़ हो गई बहुत अच्छी, मैं आपको आइए 3 महीने में सिखाता हूँ बैठा के। मेरे दस्तरखान से 72,000 बैग जाते हैं रोजाना। जेडीसी के दस्तरखान की खास बात है, जेडीसी पार्सल देती है। देखिए मेरी गली के कोने में मैंने खुद 26 मकामात पे दस्तरखान लगाए हैं, जेडीसी ने तमाम सरकारी अस्पतालों को कवर किया हुआ है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, पिम्स इलाज मुफ्त हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो घर वाले आ रहे हैं जा रहे हैं उनको खाना भी चाहिए। जो मुफ्त इलाज कराने आया है टंडो आदम से या थर से कराची जिना अस्पताल, 300 रुपए की एक प्लेट दे रहा है होटल वाला दाल की, 3 टाइम की दाल 27,000 रुपए महीना। 2,000 रुपए वाला रूम अगर लेता है किसी आम से होटल में ऐसे ही जो बनाओ किसी बस अड्डे पे, तो 60,000 रुपए वो हो गया। जिसके पास 97,000 रुपीज़ हैं दाल और कमरे के, वो कराची क्यों आया? तो लोग ये सोचते ही नहीं। अच्छा, बात ही कि आप रोटी मत दीजिए, अच्छा भाई रोटी दे दी हमने उनको, अब उसके बच्चों की फीस आई हुई है, वो स्कूल में रोटी जमा कराएगा? घर में बिजली कट गई है, बिजली का बिल देना है, तो बिजली वालों को रोटी देगा? कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, क्या वो रोटी से अदा हो सकता है? नहीं। हम तो उसको एक मौका दे रहे हैं कि तुम बेरोजगार हो, नौकरी ढूंढने जा रहे हो, कर्जा लेके बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल रोजाना डालते हो, तमाम कंपनियों में सीवियां डाल रहे हो, 800 रुपए तो भरा हुआ हो पेट। अच्छा, तुम्हारा पेट भले ना भरा हो भाई, जो घर में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, इनको खाना तो देके आगे निकल रहे हो। अब रह गई माँ की दवाई, घर का रेंट, मालिक मकान आके तुम्हारी बीवी को धक्के दे रहा है या तुम्हारे बाप को कह रहा है आज खाली करो मेरा घर, सारे मोहल्ले के सामने चीख चिल्लाओ। ये सब क्या रोटी से हल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक कि अल्लाह ताला आपको बहुत इसका अजर सवाब दे ज़फ़र भाई, कि एक बहुत बड़ी नीड है हमारी सोसाइटी में, और वाकई कभी कभार हम अपने उसूली नज़रियात को लेकर हम किसी की हकीकत से बिल्कुल ही नावाकिफ़ हो जाते हैं या अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आपका हमारा साथ दोपहर बल्कि सपहर 4 बजे तक। इस वक्त बड़ी गर्मा गर्मी है और इतलात जो आ रही हैं, हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद न्यूज़ लगा रहे होते हैं। एक डीप डिबेट चल रही है इस वक्त कि क्या ये जो कदम उठाया गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को मुस्तरद किया गया है, क्या वो आइनी है या गैर आइनी है। बहुत सारे लॉ एक्सपर्ट्स और ख़ास तौर पर अपोजिशन हल्के मानते हैं कि ये गैर आइनी है, सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस वक्त नोटिस लेना है। लेकिन साथ ही साथ जो सपोर्टर्स हैं PTI के और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ मास्टर स्ट्रोक। देखना ये है कि जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आप भी हमें कॉल करके बताइए कि इस वक्त आप रमज़ान के मोड में हैं, आप इफ्तार की तैयारियां कर रहे हैं, या ये जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की उसकी तरफ आपकी नज़रें। ज़फ़र भाई, आपको क्या लगता है आज यानी एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है इस वक्त? न्यूज़ चैनल्स की TRP बहुत बढ़ जाएगी, आम आदमी का कुछ नहीं जाना। सिर्फ मगरिब की अज़ान हम देखेंगे कि किस एक वक्त चैनल बता रहा है कि जुल्म हो गया, दूसरा बता रहा है फतह हो गई है। हाँ। और पब्लिक बेचारी क्या है, उनको टाइम गुजारना है। शदीद गर्मी है कराची में, कोई कह रहा है हीट स्ट्रोक है, अफ्तारी की तैयारियां कर रहे हैं लोग और अपना टाइम पूरा करेंगे। एक आम आदमी का क्या लेना देना, उसको पता ही नहीं। मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो जानते हैं हमसे अलग मखलूक हैं ये। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट इतना ना भी हो, यानी हमें फौरी तौर पर अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली ना भी लगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इमेजिनेशन हमें एक तरह से मुतहरिक कर देती है। और कहते हैं ना कि सिर्फ जानवर ही गैर सियासी होते हैं। हम सबको इस वक्त या तो हमारी ड्राइंग रूम में ये डिस्कशन हो रही है, सहरी इफ्तार में ये डिस्कशन लेकिन आपके स्टेटमेंट से इस बात का अंदाजा हो रहा है जानवर गैर सियासी होते हैं कि आपकी सियासी वाबस्तगी है। किसकी
नहीं है इस आप वक्त। देखें ना, ब्रेक के बाद सबसे पहले यही न्यूज़ ब्रेक करती हैं। नहीं, आपने ये स्टेटमेंट अपनी- में किसी का कॉपी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार देखूं कि भाई अपडेट्स क्या है इस वक्त, क्या आप ट्विटर एक पे मखसूस ट्रेंड सियासी कर रहा है। पार्टी का पेज देख नहीं, रही ये है। देखिए, ये तो आपने इल्जाम लगा दिया अच्छा, मेरी आपने- न्यूट्रलिटी को जो ना तो फिर कॉम्प्रोमाइज आपने कॉपी क्यों किया स्टेटमेंट वाला? न्यूट्रल वाला, मुझे आवाज़ आ गई सुनते आजकल तो कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। अब कल ही की बात देख लीजिए, बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो मेरे ख्याल में हर सियासी जमात के नुमाइंदे ने ये जुमला, ये फ्रेज इस्तेमाल किया ठीक है। है, आप लेकिन रमजान ट्रांसमिशन करनी है, सफाई नहीं दे। अच्छा, मुझे ये बताया वजाहत, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि लोगों का इस वक्त जो कैफियत है, आपको लगता है कि जो लार्जर इश्यूज़ हैं उससे साइड पे हो गए हैं एक दफ़ा फिर? हम तो चाहते हैं, ये महीना ही अल्लाह ताला हमें तोहफे के तौर पे देता है कि हम स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो नमाज की अफादियत अगर तुम साइंटिफिकली देखते हो तो क्या नज़र आती है? बहुत ही कोई खूबसूरत चीज़ है नमाज, अगर आप उसको उस नज़र से देखें। यकीन करें कि जब भी पेशेंट्स मेरे पास से ट्रीटमेंट के बाद जा रहा होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद रिहैब में, तो मैं उसको सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई तुम नमाज पढ़ो, योगा करो, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके कहता हूँ। और कुछ लोगों को इंसाइट का पता चल जाता है कि नमाज का क्या फ़ायदा है। और अगर कोई शख्स, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो जिसकी तवज्जो, अटेंशन स्पैन उसकी कमज़ोर हो, ख़ासतौर पर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 2 मिनट के टिक्के नहीं बैठ सकते, अगर आप इनको कुछ भी मत बोलें, सिर्फ उनको बोलें कि एक नमाज पढ़ना शुरू कर दो और वो 5 मिनट एक जगह टिक के बैठने लगे, तो उसकी अटेंशन स्पैन काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी बॉडी का जो सर्कुलेशन है ब्लड का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बहुत चेंज होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मुझे ये बात कभी नहीं समझ आती थी वजाहत के, बच्चों को जब वो देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द सब लोग रोज़ा रख रहे हैं तो वो खुशी खुशी रोज़ा रखना चाहते हैं और बड़े एहतमाम से रोज़ा कुशाई होती है, लेकिन नमाज के लिए बच्चे पे थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। इसकी क्या वजह है? वो खुशी खुशी नहीं, उसका दिल चाह रहा था कि मैं भी जाऊँ, मैं भी नमाज़ पढ़ूँ, वो इर्द गिर्द देख भी रहा है, हालांकि घर के बड़े अगर पढ़ रहे हैं। आप इसमें क्या रीज़न देखते हैं? अब कि बुक से निकालता हूँ कि एक चीज़ होती है सुपर ईगो, एट और ईगो। हम लोग थोड़े से टेम्पटेड चीज़ों पे ज़्यादा जा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर खन्नास रखा है, डिफ़ॉल्ट हम नेगेटिव हैं, उसको थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए हमने अपने सुपर ईगो को इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे अंदर बुजुर्ग होता है। वो बुजुर्ग बच्चों में नहीं होता, और वो बच्चे वो इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो वक्ती मज़े की होती हैं। फिर पेरेंट्स को भी मैंने देखा कि नमाज को लिए डांटना इतना शुरू कर देते हैं, जिससे वो नमाज से भी भागने लगते हैं। अगर वो बच्चे, आप यकीन करें कि आप कुछ ना बोले से 5 बार या कभी नमाज पढ़ते रहें, दिखाते रहें, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली शौक हो जाता है कि यार ये जो भी कर रहे हैं मैं भी करूं, क्योंकि बच्चा करता है। लेकिन जब आप बच्चे को डांटते हैं, नमाज पढ़ो, फौरन पढ़ो, अभी पढ़ो, वजू करके आओ, सही वजू नहीं किया, तो बच्चा घबरा जाता है। हमें चाहिए कि उनको थोड़ा सा रोल मॉडल बन के दिखाएं, ताकि वो हमें देखें। बच्चे, मैं आपको बताऊं कि मेरा एक रोल से याद आया, मैं किचन का एक चक्कर लगा के आती हूँ। देखिए, ये वाला रोल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और मुझे लग रहा है कि ब्रेड रोल्स आर एब्सोल्युटली रेडी। और कराची से एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, जल्दी से पहले कॉलर से भी बात करते हैं, फिर दे लुक सो प्रिटी। मैं ये देखना चाहती हूँ क्या ये हमारे शॉट में आ रहा है, क्योंकि ज़बरदस्त प्लेटिंग इसकी हो चुकी है। सो टेम्पटिंग। अच्छा जी, सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं समिया, फिर इसकी रेसिपी का रिकैप लेंगे आपसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सिद्रा, मैं सैयद कबीर अली बात कर रहा हूँ कराची से। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। बस अभी तो सारे चैनल्स पे न्यूज़ ही चल रही थी, आपका प्रोग्राम लगाया तो थोड़ा एक देखा कि रमज़ान की फील आई। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि इस वक्त तो हम किचन में मौजूद हैं, ज़बरदस्त रेसिपी भी पूरी होगी। आज पहले रमज़ान है, आज आपकी पाकिस्तान के लिए क्या दुआ होगी, क्योंकि अल्लाह ताला रोज़ेदारों की दुआएं कबूल करता है? बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी करे पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे, जो भी आए जो भी जाए, बस पाकिस्तान के मसाइल हल हों, लोगों को, गरीबों को खाना मिले, लोगों के मसाइल हल हों, पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाए, बस पाकिस्तान के हक़ में हो जो भी हो। भाई, आपकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे। और बेशक यही बात है कि जो आपसी तफ़र्क़ा है, मुझे लगता है कि अक्सर कहा जाता है ना कि जी इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको ये सलाहियत दे कि हम अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपनी तमाम तर सलाहियतों को अपने मुल्क और अपने कौम के लिए वक्फ़ कर सकें और एक मस्बत तब्दीली अपने माशरे में ला सकें। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक आपको। समिया जी, मुझे बताइए, दिस लुक्स रियली नाइस। और मेरे जैसा शख्स जो एक्सपर्ट नहीं है, वो फ्राई करता है तो ये तो बहुत ज़्यादा ब्राउन से फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। मुझे बताएं कि क्या चीज़ का ख्याल रखना है इसको शैलो फ्राई करते वक्त? टेम्परेचर।
टेम्परेचर, ओके। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि भाई चूल्हा जलाया, फ़ौरन गर्म नहीं हुआ, तेज़ कर दो उसको। हाँ। और उसके बाद फिर इसको हल्का करना भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर जब वो हाथ से कंट्रोल में से बाहर निकलता है तो फिर आप कहते हैं जल गया। ओके, सो हमने फिलिंग बना ली थी एंड ऑल आई सॉ यू डूइंग वाज कि आपके पास जो ब्रेड स्लाइसेस थे उसके आपने किनारे काटे और उसको आपने रोलिंग पिन से रोलिंग फ्लैट पिन कर से दिया। बिल्कुल फ्लैट किया, Okay. एज फ्लैट एज यू कैन मेक इट। ठीक है। क्योंकि जितना चंकी होगा, जितना वो थिक होगा, उतना मुश्किल से रोल होगा और Roll रोल करने होते हुए में। टूटेगा। सही। अच्छा, जब आप रोलिंग पिन उसको कर रहे हो तो क्या मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो थोड़ा सा उसको मॉइस्ट कर लेते हैं पानी के कुछ कतरों से, इज दैट व्हाट यू डिड? नहीं, क्योंकि मैंने एक्चुअली फ्रेश ब्रेड यूज़ किया। फ्रेश ब्रेड Okay. वैसे ही बहुत सॉफ्ट होती है, सही। लेकिन अगर आपके पास पहले की रखी हुई है, हल्की सी स्टेल हो गई है, तो उसको आप हल्का सा मॉइस्ट कर सकते कर हैं। सकते हैं। आइदर विद वाटर और विद मिल्क। नॉर्मली आई वुड गो फॉर मिल्क। अच्छा, और इसकी बाइंडिंग क्या होती है? एक दफ़ा ये फ्लैट हो गई, फिलिंग आपने डाल दी, जब आप इसको रोल कर रहे हो तो ये अपनी शेप में कैसे रहता है? या तो आप Egg इसका wash? एग वॉश कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हल्का सा जो फ्लावर और पानी का जो मिक्सचर होता है, आप उसको यूज़ कर लें। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जैसे हम mayonnaise- समोसे बनाते हैं। Yes. यस, ओके। तो आप उसकी बाइंडिंग करके इसको शेप में रख सकते हो। बट व्हेन यू वर फ्राइंग इट, मुझे बताओ कि क्या इसको एग वॉश और ब्रेड क्रम्स आपने किया है? बिल्कुल, पहले किया। एग वॉश किया था, Okay. फिर क्रम्स लगाया था, मेकिंग श्योर कि वो हर जगह लगे, क्योंकि वो एक रोल है, राइट? ज़बरदस्त। और उसको पूरा रोल करें ताकि वो हर जगह से कोटिंग आ जाए। Very देन good. फिर उसको आराम से आप अपना चूल्हे पे फ्राई करें। क्या बात है। तो ये आप देख रहे हैं कि दिस इज़ लाइक 1 स्लाइस ईच। इसकी अगर फिलिंग आप पहले भी बना के रख सकते हैं और इसको बिल्कुल। आप रख भी सकते हैं। और अब ड्रिंक की तरफ बढ़ेंगे समय, आई विल बी बैक विद यू। लेकिन एक दफ़ा फिर जी, आज के हमारे सेगमेंट यानी हय्या अलल फलाह में हमारे साथ ज़फ़र भाई मौजूद है। ज़फ़र अब्बास, फाउंडर ऑफ JDC, जो कि ज़बरदस्त काम कर रहा है पूरे कराची में। अभी हम यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि कई वो लोग जो मुल्क से बाहर, दूसरे शहरों से बल्कि कराची के अस्पतालों में आते हैं, उनके लिए गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता है। इसके अलावा अगर आप गुर्दे की पथरी जैसे अमराज में मुब्तला हैं तो डायलिसिस जगह जगह लोगों तक पहुँचाना, ये एक ऐसा फेल है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपको हर वक्त यानी हर हफ्ते इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक आम आदमी की इस्तात में लेके आना, दिस इज़ व्हाट JDC इज़ वर्किंग टूवर्ड्स। इनसे रुखसत लेने से पहले एक दफ़ा फिर ज़फ़र भाई, हाउ कैन पीपल कंट्रीब्यूट? आपसे किस तरह राब्ता कर सकते हैं इस कार खैर में शामिल होने के हमसे लिए? इस तरह कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज के थ्रू, JDC फाउंडेशन पाकिस्तान पे, हमारी वेबसाइट www.jdcwelfare.org, या कहीं भी हमारे कराची में इस वक्त हम 58 मकामात पे मौजूद हैं। किसी भी हमारे एम्बुलेंस पॉइंट पे, डायलिसिस सेंटर पे, हमारे दस्तरखान लगे हुए हैं, या किसी ओल्ड एज होम, यतीम खाने, रिहेबिलिटेशन सिटी, कहीं भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान भर में अब हम डायलिसिस के प्रोजेक्ट को ले जा रहे हैं। पिंडी में भी बन रहा है फ्री डायलिसिस। Very हफ्ते का 3 डायलिसिस जो है वो तकरीबन 60,000 के पड़ते हैं अच्छे प्राइवेट अस्पताल से। तो अगर वही 60,000 डायलिसिस आपके फ्री में हो रहे हो और आपको नौकरी की छुट्टी भी नहीं करनी, हफ्ते में, महीने में 12 बार, तो आपको इससे अच्छा और क्या फेवर ज़बरदस्त मिलेगी? जी। थैंक यू सो मच ज़फ़र भाई फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया वजाहत आपका, और हमारा साथ तो इंशाल्लाह पूरे रमज़ान रहेगा।